हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज सुमंत कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसा इशू जो काफ़ी समय से न्यूज़ में है। इशू है, शुड वाटर बी मूव टू कंकरेंट लिस्ट। देखिए, अभी वाटर कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, अभी वाटर स्टेट सब्जेक्ट है। ये स्टेट लिस्ट का 17th एंट्री है। तो ये जो वाटर को मूव करने का प्रपोजल है वो कौन ला रहा है? हमारा जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स है वो ये चाहता है कि वाटर को स्टेट लिस्ट से रिमूव करके कंकरेंट लिस्ट में ला दिया जाए। तो अभी हम समझेंगे कि वाटर का अभी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, ठीक, और काफ़ी जो कमीशंस हैं उनका इस मुद्दे पे क्या राय है। फिर हम समझेंगे कि वाटर को करंट लिस्ट में क्यों लाना चाहिए और क्यों नहीं लाना चाहिए। फिर हम वे फॉरवर्ड देखेंगे, ठीक। तो पहले हम समझ लेते हैं कि अभी वाटर का प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। वाटर जो अभी स्टेट लिस्ट में है उसको लिंक कर दिया गया है यूनियन लिस्ट के एंट्री 56 से। इसका मतलब ये है कि एंट्री 56 जो है वो यूनियन को ये पावर देता है कि वो इंटर स्टेट रिवर्स के केस में अगर भारत का पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है तो यूनियन को ये पावर मिल जाएगा कि वो इंटर स्टेट रिवर्स को मैनेज कर सके, ठीक है। तो देखिए, एंट्री 56 के अंदर इंडियन पार्लियामेंट ने रिवर बोर्ड एक्ट 1956 बनाया, ठीक है, ताकि जो इंटर स्टेट रिवर्स हैं उनको मैनेज किया जा सके। मगर देखिए, ये लॉ तो पास हो गया, मगर इसके अंतर्गत अभी तक कोई रिवर बोर्ड नहीं बन पाया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका वो लोग काफ़ी विरोध करते हैं इसका, ठीक। वो लोग ये नहीं चाहते कि जो सेंटर है वो इस मामले में स्टेट में इंटरफेयर करे। देखिए, एक रिवर डिस्प्यूट है, कावेरी रिवर डिस्प्यूट है। यह है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच, ठीक। यह डिस्प्यूट काफ़ी पुराना है मगर अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक को इंटरफेयर करना पड़ गया, ठीक है। तो इशू ये है कि हमारा जो फ्रेमवर्क है वाटर को मैनेज करने का वो एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। तो इसमें क्या क्या सुधार लाना है वो हम आज देखेंगे। तो अभी सवाल ये है कि अभी जो पावर डिवाइड की गई है, अभी जो लेजिस्लेटिव पावर डिवाइड की गई है स्टेट और सेंटर के बीच में वाटर के रिस्पेक्ट में, वो सफिशिएंट है क्या? मतलब वो सही है क्या, सेटिस्फैक्ट्री है वो? सेंटर कहता है नहीं। ये क्या चाहता है? सेंटर ये चाहता है कि वाटर को ट्रांसफ़र कर दो कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। कहाँ से? स्टेट लिस्ट से। क्यों? स्टेट लिस्ट में है तो क्या प्रॉब्लम है? स्टेट लिस्ट में है तो प्रॉब्लम ये है कि वाटर के सब्जेक्ट पे अभी केवल स्टेट्स ही लॉ बना सकते हैं, ठीक है। उस पर पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकता। मगर अगर वाटर कंकरेंट लिस्ट में आ गया तो स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना पाएंगे। पार्लियामेंट अभी केवल इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए ही बस लॉ बना सकता है, ठीक है। इस मुद्दे पर सरकारिया कमीशन का क्या कहना है? सरकारिया कमीशन कहता है कि चेंज इज़ अनवारंटेड, हमें कोई चेंज नहीं चाहिए, जैसा है अभी रहने दीजिए। प्लानिंग कमीशन क्या कहता है? प्लानिंग कमीशन कहता है वाटर लॉ शुड बी ऑन द लाइन्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। वहाँ क्या है? वहाँ जो वाटर जो है इज़ अंडर वन डायरेक्टिव, ठीक है, एक हाथ के अंदर है वाटर। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या कहता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी ये कहता है कि वाटर को कंकरेंट लिस्ट में लाइए, ठीक है, और एक नेशनल लेजिस्लेशन लाइए वाटर पे, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से मैनेज नहीं हो पाते, ठीक है। इस कारण से एक नेशनल लेजिस्लेशन ले आइए ताकि जो ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है, ठीक है, सारे वाटर को अच्छे से मैनेज किया जा सके। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का क्या राय है इस मुद्दे पे? वो ये कहता है कि सेंटर को नेशनल कंसेंसस बनाना चाहिए। किस मुद्दे पे? वाटर को
कंकरेंट लिस्ट में लाने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कंकरेंट लिस्ट में लाना एक सही स्टेप है क्या। चलिए देखते हैं। देखिए, अभी मोदी जी कह रहे थे कोऑपरेटिव गवर्नेंस, ठीक है, वो कह रहे थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना, फेडरलिज्म। तो अगर हम वाटर को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ले आएंगे तो ये एक पीछे जाने वाला स्टेप होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या क्या किया, जो पहले जो 32% हम लोग फंड डिवॉल्व करते थे नीचे, अब क्या हो गया, अब बढ़ गया। देखिए 13th फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा था कि 32% जो टैक्स रिसिप्ट हैं वो सेंटर से स्टेट की ओर डिवॉल्व होंगे। ठीक है, 14th फाइनेंस कमीशन ने 32% को बढ़ा करके 42% कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी एक जो प्रिंसिपल है कि डिसीजन मेकिंग शुड हैपन एट द लोएस्ट लेवल, ठीक है, ये अभी फॉलो की जा रही है। तो अगर हम स्टेट लिस्ट से अगर हम कंकरेंट लिस्ट की ओर आएंगे तो क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन की ओर हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छा नहीं है अभी के लिए। और अभी हमने कहा कि डिसीजन मस्ट बी टेकन एट लोएस्ट अप्रोप्रिएट लेवल, इसको हमारा जो सेकंड आर्क रिपोर्ट है वो भी कहता है। ठीक, इसके अलावा जो स्टेट हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी अपोजिशन है, वो लोग ये नहीं चाहते कि सेंटर जो है इन सब मामलों में इंटरफेयर करे। क्यों? क्योंकि वाटर जो है एक काफ़ी पॉपुलिस्ट टॉपिक है। अभी हमने देखा कि वहाँ तमिलनाडु और कर्नाटका में इस मुद्दे पे कितना विरोध हुआ था। ठीक है, एक और मुद्दा ये है कि अगर वाटर को हम कंकरेंट लिस्ट में ले आए तो क्या होगा, सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकेंगे वाटर पे। मगर देखिए अभी तो स्टेट लॉ बना ही सकता है, नया क्या होगा, नया ये होगा कि सेंटर भी लॉ बना पाएगा। मगर इश्यू ये है कि सेंटर को जो पावर दी गई है ना 56 एंट्री के अंतर्गत, उसे भी वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाया है। ठीक है, तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो ये सलाह देते हैं कि जो पावर जो अभी दी गई है सेंटर को, पहले उसको यूटिलाइज करो। ठीक है, और रिवर बोर्ड को फिर से रीएक्टिवेट करो, उनको रीएनर्जाइज करो। ठीक, ये तो हो गया कि क्यों नहीं लाना चाहिए स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट। अब हम देखते हैं कि क्यों लाना चाहिए, क्या फ़ायदा होगा स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में लाने पे। ठीक, देखिए वाटर जो है इनके काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे टाइप्स में होते हैं, सरफेस वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होता है, झील, नदी, तालाब, पोखर, समझ। तो ये सब इतने वास्ट फॉर्म में होते हैं कि देखिए जो लोकल हैं उनको तो स्टेट मैनेज कर लेगा, मगर जो इंटर स्टेट हैं उनको कौन मैनेज करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई लेक है, वो 2 स्टेट की बाउंड्री के बीच में है। ठीक, तो वहाँ पे इशू ये होता है कि उसको मैनेज कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। एक स्टेट कहेगा कि तुम करो, वो स्टेट कहेगा कि तुम करो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में एक नेशनल लॉ होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, इसीलिए हमको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में लाना चाहिए। फिर देखिए हमारे यहाँ जो ग्राउंड वाटर है काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन होता है वो केवल लोकल फैक्टर पे काम नहीं करता। ठीक है, ये जो है काफ़ी सारे और फैक्टर हैं उनके द्वारा भी इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो उन सब फैक्टर्स को मैनेज करने के लिए भी हमें एक नेशनल लॉ चाहिए। देखिए ऊपर से स्टेट लिस्ट में बस वाटर मेंशन किया गया है, वहाँ पे ग्राउंड वाटर या फिर इक्विफर्स का कोई मेंशन नहीं है। तो इस कारण क्या हो रहा है कि शहर में हर कोई समरसेबल लगा ले रहा है। ठीक है, और खूब पानी बर्बाद कर रहा है। इस कारण से वाटर डिप्लेशन काफ़ी फास्ट हो गया है। ठीक, तो इन सब को यूनिफॉर्मली रेगुलेट करने के लिए हमें एक नेशनल लॉ चाहिए। नेशनल लॉ कब बनेगा, जब वाटर स्टेट लिस्ट से उठ करके कंकरेंट लिस्ट में आएगा। ठीक है, देखिए वाटर पोल्यूशन को रिजॉल्व करने के लिए और अभी जो वाटर क्राइसिस हो रही है, जैसे कि अभी कुछ समय पहले मराठवाड़ा में
सूखा पड़ा था, ठीक है, काफ़ी काफ़ी सारे जो फार्मर्स थे सुसाइड किए थे, ठीक है। तो इस कारण से क्या हो रहा था कि स्टेट, लोकल और नेशनल जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको मिल करके काम करना होता है, ठीक है। तो उस केस में लॉ में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए होती है। अब अलग अलग स्टेट लॉ बनाएंगे अपना अपना, तो वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती। इस कारण से एक नेशनल लॉ होना चाहिए, ठीक। प्लस क्लाइमेट चेंज होगा और इस कारण से उनके जो इम्पैक्ट होते हैं वाटर रिसोर्सेज पे, उनके कारण एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन चाहिए होती है, ठीक है। ये एक्शन स्टेट लेवल, लोकल लेवल, नेशनल लेवल प्लस इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी चाहिए होता है वहाँ पे, ठीक। इस कारण से अभी हमें एक नेशनल लॉ चाहिए होता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उनका जो डिस्कशन था प्लस जो वर्डिंग्स है संविधान की, वहाँ पे ये देखा गया है कि वाटर से उनका मेन मकसद मतलब उनका मेन मतलब क्या था? उनका मेन मतलब था कि जो लोकल रिवर्स हैं प्लस इरिगेशन के लिए जो वाटर यूज़ होता है, ये सब उनका मतलब था। इसीलिए संविधान में इंटरस्टेट वाटर को रेगुलेट करने के लिए जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें एक प्रोविजन दे दी गई, ठीक। अब देखिए, इशू ये है कि हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स हैं वो इंटर स्टेट हैं, ठीक है। और वाटर इतना क्रिटिकल कंपोनेंट है हमारी लाइफ में कि इनके कारण काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे ये हो रहा है कि सेंटर को एक आर्बिट्रेटर का रोल प्ले करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो सेंटर को ये पावर प्रोवाइड करने के लिए भी हमें एक नेशनल लॉ चाहिए। तो अब देखिए, अब हमारा वे अहेड क्या है, हमें आगे क्या करना चाहिए? आगे रास्ता ये है कि हमें एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए, हैं? क्यों? ताकि हम लोग वाटर को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ला सकें, ठीक है। उसके बाद हमें एक नेशनल लेजिस्लेशन लाना चाहिए वाटर पे, ठीक है, वो कंप्रहेंसिव हो, होलिस्टिक हो। फिर हमें एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए फॉर इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर, कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। इन सब में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो पावर है, अथॉरिटी है, उसका एडिक्वेट डिवोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, ठीक। और हमारे जो अभी जो लॉज बने हुए हैं लॉ वाटर पे, उनको भी हम कंप्रहेंसिवली रिव्यू करें, ठीक। तो हमारा अभी हमें क्या करना है ये पता चल गया हमें। अगर मेंस में आंसर सवाल आए इस मुद्दे पे, तो हमारा पहला स्टेप होगा क्या? हमें गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया है वो लिखना है। गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है? हमें स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में लाना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? यस, लाना है, ठीक। क्यों लाना है अभी हमने डिस्कस किया। उसमें क्या क्या खराबियां हो सकती हैं वो हमने डिस्कस किया। इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है, जो खराबियां हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, और हमें जो हमारा जो मकसद है स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में लाने का, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। हमें एक नेशनल कंसेंसस बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई नीजर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी क्रिटिकल टॉपिक है, क्रिटिकल सब्जेक्ट है ये वाटर का, ठीक। तो आज हमने ये टॉपिक डिस्कस किया। अगले वीडियो में मिलते हैं नए इशू के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।